अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर ज़ुबाला ओपीडी ऑनलाइन प्रोग्राम में एक अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है हाइपरटेंशन और डाइट। आज हम हाइपरटेंशन पेशेंट के हवाले से बात करेंगे और उनको किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए उसके हवाले से आज मैं आपको बताऊँगी। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी को हम ये समझाएं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होता क्या है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से है कि जिस तरह हमारी आर्टरीज़ में जो ब्लड फ़्लो कर रहा है, जो खून की गर्दिश है, वो जो आर्टरीज़ हैं उनका एक ख़ास साइज़ है। जिस तरीके से हम किसी पाइप से पानी गुजारते हैं और अगर हम उस पाइप का अगला सिरा बंद कर दें तो क्या होता है, पानी जो है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता वो पाइप जो है वो बर्दाश्त करता रहेगा उस प्रेशर को पानी के, लेकिन जब उसके अंदर से बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी तो वो पाइप फट जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे बॉडी के अंदर भी हो रहा है। जो हमारी आर्टरीज़ हैं उसके अंदर खून की रवानी है। जब खून का प्रेशर बढ़ने लगता है तो उस वक्त में हमारी आर्टरीज़ पे दबाव आना शुरू हो जाता है और जब आर्टरीज़ पे दबाव आता है तो उस दबाव की वजह से वो खून सही तरीके से हमारे पूरी बॉडी के अंदर गर्दिश नहीं कर पाता। हमारे ब्रेन में पहुंचने में उसको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस चीज़ की रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है और हम ब्लड प्रेशर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ तो वाज़े तौर पे समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक ग़िज़ा से भी है और ब्लड प्रेशर एक मौरूसी बीमारी भी है। अगर आपके ख़ानदान में या आपके क्लोज़ रिलेटिव्स में, करीबी रिश्तेदारों में किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो जेनेटिकली भी वो आपके अंदर मुंतकिल हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप दुबले पतले हैं तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। इसका ताल्लुक ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप अपनी ग़िज़ा की एहतियात ना करें तो उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो जाए आपको। लेकिन ग़िज़ा को कंट्रोल आप कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो वो मौरूसी है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को क्या-क्या चीज़ें मना होती हैं और किन-किन चीज़ों को उन्होंने लेना है। वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लोग जो हैं वो नमक नहीं खा सकते, तो अमूमी तौर पे घरों में नमक डालना कम हो जाता है। लोग चीज़ों में नमक कम डालते हैं कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ लोग बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते, लेकिन एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि सिर्फ नमक उन चीज़ों में मौजूद नहीं होता जिसमें आप नमक खुद से डाल रहे होते हैं। नमक वैसे भी फूड के अंदर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों के घरों में प्रैक्टिस ये है और मैंने देखा है कि जब आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर भी नमक डालते हैं। इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को बिल्कुल रोक दीजिए, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा उसको कंज्यूम करने की आदत पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उस पे कंट्रोल कर सकें। नमक हम एक तो एडिशनली जो हम डाल रहे हैं, जो हमने अपनी मेज़ पे रखा हुआ है, वो तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में कुदरती नमक की मिक़दार मौजूद होती है। तो हमें नमक को क्यों कंट्रोल करना है? अगर आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से हम नमक मना करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को नमक जो है वो नहीं खाना चाहिए? देखिए, नमक की एक ख़ासियत है और नमक की ख़ासियत ये है कि वो अपने साथ पानी को खींचती है। ये नमक की ख़ासियत है। जब आप ऐसा खाना जिसके अंदर नमक की मिक़दार ज़्यादा हो, आप जब लेते हैं तो आपका जो नमक है वो आपके जिस्म से पानी को खींचने की कोशिश करता है और जब वो नमक आपके जिस्म से पानी को खींचने की कोशिश करता है तो होता क्या है कि ब्लड का प्रेशर जो है वो आपकी आर्टरीज़ में बढ़ जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि आर्टरीज़ की एक एक ख़ास हजम है उसका, उसके अंदर से उसने ब्लड को फ़्लो करना है, लेकिन जब वो ब्लड जो है ज़्यादा प्रेशर के साथ उस आर्टरी में जाएगा तो वो आर्टरी की
यानी आपकी आर्टरीज़ की जो अंदर की सतह है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और जब वो ख़राब होना शुरू हो जाती है तो फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आना शुरू होते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के बाद जो अगला मरहला है वो क्या है कि आपके ब्रेन में इश्यूज़ आएंगे, ब्रेन प्रॉब्लम होगी, किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी में घूम रही है, और जब ब्लड के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आपके और बॉडी ऑर्गन्स के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए नमक को मना किया जाता है कि नमक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप शामिल ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को क्या खाना चाहिए और उनकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। ऐसे हाइपरटेंसिव लोगों के लिए जो डाइट रिकमेंड करते हैं हम, वो कहलाती है डैश डाइट, DASH, जो कि मुखफ़्फ़ है आपका डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डैश डाइट कहलाती है जो कि हम हाइपरटेंसिव लोगों को रिकमेंड करते हैं। ये डाइट ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है आपकी बैलेंस डाइट से, लेकिन बैलेंस डाइट में, जो कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया आपसे, कि उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें लेनी पड़ती हैं लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन डैश डाइट के अंदर बिलखुसूस आपको उन चीज़ों को रोकना पड़ता है जो आपके ब्लड के प्रेशर को बढ़ाती हैं। जब हम डैश डाइट की बात करते हैं तो डैश डाइट में जो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो है फाइबर का इस्तेमाल। आपको फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाना है। फाइबर का इस्तेमाल हम बहुत तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप फाइन आटे की रोटी या सफ़ेद ब्रेड, वाइट ब्रेड जिसको हम कहते हैं, उसकी कंजम्पशन को कम करें, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। हम फाइबर कहते हैं बेसिकली बगैर छना आटा। जब आप आटे को छानते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी छन्नी के ऊपर गंदम के छिलके आते हैं। वो बेसिकली क्या है, वो फाइबर है, और आपको वो खाना है, वो कंज्यूम करना है। वो आपके लिए लैक्सेटिव का काम भी करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा, और आपके लिए हर तरीके से उसके अंदर अफादियत है। तो सबसे पहले आपने जो हमारी बेसिक जो हम कंज्यूम करते हैं हमारी सोसाइटी में, रोटी और चावल का इस्तेमाल बहुत है, तो आपने चक्की के आटे का इस्तेमाल करना है। ब्राउन ब्रेड आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। हमेशा रोटी को ब्रेड पे फ़ौक़ियत देनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ब्रेड जिन प्रोसेसिंग टेक्निक से गुज़रती है, प्रोसेसिंग स्टेप्स से गुज़रती है, तो ब्रेड के अंदर ऑयल की क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है, और ब्रेड के अंदर शुगर को भी ऐड किया जाता है। बग़ैर शुगर के ब्रेड नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रेड के अंदर जो ईस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो शुगर को इस्तेमाल किए बगैर अपने हजम को नहीं बढ़ा सकती। तो ब्रेड के अंदर एडिशनली ऐड किया जाती हैं चीज़ें, लेकिन ब्राउन ब्रेड को हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड जो है उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जो ब्राउन ब्रेड मिलती है मार्केट में, उसमें कलर कर दिया जाता है ब्रेड में। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आपको ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, आपको असल ब्राउन ब्रेड ढूंढनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें और फाइबर की इंटेक को बढ़ाएं। फाइबर जो है वो सिर्फ चक्की के आटे में मौजूद नहीं है, फाइबर आपकी वेजिटेबल्स में भी मौजूद है, फाइबर आपके फ्रूट्स में भी मौजूद है। लेकिन मैं इसलिए रोटी की बार बार बात कर रही हूँ कि इसके बगैर हमारी खुराक मुकम्मल नहीं होती, हमारे मील्स मुकम्मल नहीं होते हैं। चावल आप लेंगे तो ब्राउन जो आपके चावल हैं जिसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं, वो आपने लेने हैं ताकि वो ब्राउन के साथ हो, ठीक है। इसके अलावा जो है, एक तो हमने फाइबर की बात कर ली कि वो आपने कंज्यूम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब अपनी रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर एडिशनल फाइबर ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसके अंदर थोड़ी सी अस्पगोल ऐड कर लें, आप उसके अंदर बारले का आटा ऐड कर लें, आप उसके अंदर ओट का आटा ऐड कर लें। तो उससे क्या होगा कि उस आटे के अंदर जो है वो मल्टीग्रेन आपकी रोटी बन जाएगी, यानी उसके अंदर फाइबर जो है वो मज़ीद ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि रोटी से हटके आपने लेने हैं वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं? ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल्स आपको कंज्यूम करने हैं वो कच्चा चुकंदर है,
पका के नहीं, आपने चुकंदर को कच्चा ही इस्तेमाल करना है, मीठा चुकंदर जो होता है, सैलेड बना के। उसके अलावा जो है आप उसके अंदर कैबेज का इस्तेमाल करें, आप फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो फूल गोभी है उसको आपने बॉयल करके, और जो बंद गोभी है उसको आप कच्ची भी खा सकते हैं और बॉयल करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आपने कंज्यूम करना है, फाइबर की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी और आपको पोटेशियम भी मिलेगा। और पोटेशियम जो है वो रिसर्च साबित करती है कि पोटेशियम अगर किसी चीज़ के अंदर मौजूद है तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम रोल प्ले करती है। तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स आपको कौन से कंज्यूम करने चाहिए? फ्रूट्स जो हैं उसमें आप तमाम फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हननशीं कर लीजिए कि अगर आप ओबीज़ हैं, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, तो आपको फ्रूट्स कट करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर मौजूद होती है। और जब कभी भी फ्रूट को खाएं या कंज्यूम करें तो हमेशा उनको फुल कंज्यूम करें, उनका जूस ना लें। जब हम किसी भी फ्रूट को जूस उसका निकाल के कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका फाइबर जो है वो सेपरेट हो जाता है, जो कि हम फेंक देते हैं, और उसके बाद हम जूस जो है वो पी लेते हैं, जिससे हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो जो लोग ओबीज़ हैं, जो लोग मोटापे का शिकार हैं और उसके बाद उनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो अपने मोटापे पे कंट्रोल करें। जब वो अपने मोटापे पे कंट्रोल करेंगे तो आधी बीमारी उनकी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स मोटा नहीं है और उसके बावजूद उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो फिर वो बहुत आसानी के साथ फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स में ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए जो मीठे कम हो, जिनके अंदर शुगर कम हो, जिनके अंदर आपको फाइबर ज़्यादा मिले, जिनके अंदर जो खट्टे हों। इस तरह के फ्रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मीट कितना लेना है। अगर आपने मेरा पिछला प्रोग्राम देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताई थी ये बात कि एक हेल्दी प्लेट जो है उसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और सैलेड, आपका फैट्स पूरे होने चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर डैश डाइट के अंदर भी अपने प्लेटर को कंप्लीट करेंगे। हम कार्ब भी लेंगे, प्रोटीन भी लेंगे, फैट्स भी लेंगे, लेकिन सिलेक्शन ऑफ कार्ब्स, सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन डैश डाइट के अंदर थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। जब हम मीट पोर्शन की बात करेंगे, यानी कि आपने प्रोटीन्स लेना है, तो आपकी पहली चॉइस मछली होनी चाहिए। यानी जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहली चॉइस क्या होगी? मछली होगी। मछली आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप जो है वो मछली का पीस जो है वो आप तकरीबन इतना ले लीजिए कि आपके एक हाथ के बराबर हो। ठीक है, इतना पीस आप मछली का एक वक्त में आराम से खा सकते हैं। वो कोई छोटा पीस नहीं होता, अच्छा खासा बड़ा पीस होता है और ये आपकी प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा हम गाय का गोश्त खाने से मना करते हैं, लेकिन आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको ये देखना है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो फिर आप चिकन और फिश की तरफ जाएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ना बढ़े। लेकिन अगर आप ओबीज़ नहीं हैं और आप दुबले पतले हैं तो आप गाय का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि कोई चीज़ आपको मना नहीं होती, आपको उसकी मिक़दार कितनी लेनी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपको पोर्शन कंट्रोल कितना करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका असेसमेंट आपका क्या है, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ साथ में, ये भी आपको देखना पड़ता है। कहीं आपका लिपिड प्रोफाइल तो नहीं है, आपको लिपिड प्रोफाइल अपना चेक कराना पड़ता है कि एलडीएल लेवल्स तो नहीं बढ़े हुए। तो उसके बाद ये न्यूट्रिशनिस्ट डिसाइड करता है कि आपको किस हद तक प्रोटीन की क्वांटिटी लेनी चाहिए। डाइट तो आफ्टर ऑल ज़रूरी है ही है, लेकिन जो भी दवाइयाँ आपको डॉक्टर्स देते हैं वो आपने ज़रूर लेनी है इसके साथ साथ, और उसके साथ साथ आपने डाइट को कंट्रोल करना है ताकि वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें आपकी क्योर हो सकें। मीट के अंदर आप चिकन कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि
मीट के जो पोर्शंस होते हैं उसमें किसी पोर्शन में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी पोर्शन में फ़ैट कंटेंट कम होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप चिकन का ब्रेस्ट का पोर्शन लेंगे तो उसके अंदर फ़ैट की क्वांटिटी कम होती है। अगर आप लेग पोर्शन लेंगे तो फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आप ब्रेस्ट का पोर्शन कंज्यूम करें, या आप जो है वो फ़िश ले रहे हैं तो आप ऑयली फ़िश ज़्यादा कंज्यूम ना करें अगर आप ओबीज़ हैं। अगर आप ओबीज़ नहीं हैं तो आप ऑयली फ़िश कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश ऑयल बेहतरीन ऑयल है, ये आपको मोटा नहीं करता। इसके अलावा जो है वो आप जब कभी भी मटन या बीफ कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर ये देख लीजिए कि वो लीन होना चाहिए। लीन का मतलब ये है कि ऐसे किसी पोर्शन से ना हो जहाँ पर उसके साथ चिकनाई जुड़ी हुई हो, या फिर आप उसके अंदर से चिकनाई को हटा कर उसको इस्तेमाल करें, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर बीच में कुछ ईमेल्स भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। एक ईमेल हमारे पास मानसेरा से आई है और सादिया लिखती हैं कि क्या अंडे की जर्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताती चलूँ कि पहले हम ये बहुत सुना करते थे कि अंडा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन रिसर्चेस जारी रहती हैं, तहकीकात होती रहती हैं चीज़ों के हवाले से, और रिसर्च अब ये कहती है कि अंडे की जर्दी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि अंडे की जर्दी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहती हूँ कि हर चीज़ को उसकी क्वांटिटी के मुताबिक लें। अगर आप कोई अंडे की अगर आपने अंडा, मैंने आपको कहा कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो हैं वो अंडा कंज्यूम कर सकते हैं, और आप पूरे दिन में 4-5 अंडे खा रहे हैं तो ये ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, ठीक है। आप नाश्ते में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो हैं वो नाश्ते में अंडा ले सकते हैं। अगर आपका 2 अंडे खाने का दिल चाह रहा है तो आप 1 अंडे की जर्दी निकाल दें और 1 को वैसे ही कंज्यूम कर लें। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, अब रिसर्च ये कहती है कि अंडा कंज्यूम कर सकते हैं, जबकि अंडा जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है। एक और सवाल जो है वो आसिया ने भेजा है रावलपिंडी से, और वो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की उम्र 45 साल है और वो बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गया। अब इनको क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, मैंने अभी अपने प्रोग्राम में ये वाली बात कही कि जो लोग, ये ज़रूरी नहीं होता कि हार्ट अटैक हमेशा ओबीज़ लोगों को हो, या हार्ट अटैक सिर्फ मोटे लोगों को ही हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुबले पतले लोग जो है उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ये एक मौरूसी बीमारी भी हो सकती है। अ, अगर आपकी जीन में है तो ये इश्यूज़ आते हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं डाइट से। आपको अपनी डाइट की एहतियात करनी है, तो उससे जो है वो आपकी ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। एक ईमेल हमारे पास मारिया भेजती हैं कराची से, और वो ये लिखती हैं कि ख़वातीन में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मर्दों में। देखें, हाई ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं है कि ये ख़वातीन में हो या मर्दों में हो। ऐसा हर शख्स जो मोटा है और जिसका लाइफ़स्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव लाइफ़स्टाइल की तरफ नहीं है, और डाइट अच्छी कंज्यूम नहीं कर रहा, उम्र बढ़ गई है, तो ऐसे हर शख्स को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो सकता है। इस चीज़ को काबू पाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल रखिए, अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, और 35 इयर्स के बाद ख़ास तौर पर अपना चेकअप करवाएं हर 6 महीने के बाद, ताकि आपको अपने लेवल्स का अंदाज़ा रहे कि कहीं किसी वक्त में आपकी कोई चीज़ बढ़ तो नहीं रही। तो इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। अच्छा, अब हम अपने एक और ईमेल की तरफ जाते हैं। ये ईमेल शुमाइला हमें भेजती हैं कराची से ही कि क्या ब्लड प्रेशर जो है वो जानलेवा बीमारी है, और हम इसको किस तरह से
इस पे काबू पा सकते हैं। देखें, वही वाली बात कि बिल्कुल जानलेवा बीमारी है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर, अगर एक बात को आप समझ लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर अगर मुस्तकिल रहेगा तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। मैंने ये बात बताई कि जब खून जो है वो उसका प्रेशर बढ़ेगा तो वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर आपकी आर्टरीज़ को तबाह करेगा। जब वो आपकी आर्टरीज़ को तबाह करेगा तो उसकी वजह से आपका ब्रेन तक सप्लाई जो है, खून की गर्दिश जो है वो रुक जाएगी। जब खून की गर्दिश रुकेगी तो आपको स्ट्रोक हो जाएगा। और सारा खून जो है वो जब हमारे ब्लड में जा रहा है तो जब उसकी रवानी रुकेगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली स्ट्रोक हो जाएगा। और आपका जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स मुतासर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से जानलेवा साबित होती है अगर आप इसको कंट्रोल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर एकदम नहीं हो जाता। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स पिछले 10 साल से बहुत ख़राब थी हैं, बचपन से, अमूमी छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं उनके घरों में बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खिलाई जाती हैं उनको मोटा करने के लिए। ये कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है। चूँकि उनका लाइफ़स्टाइल बड़ा एक्टिव होता है बच्चों का, तो इस वजह से वो उस हद तक वहाँ पहुँच नहीं पाते। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब वो 35 साल के होते हैं, उसके बाद वो चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। और ये आपकी आर्टरीज़ जो ब्लॉक होती हैं, इनको सालों साल लग जाते हैं ब्लॉक होने में। ये एकदम ब्लॉक नहीं होती। जब आपको हार्ट अटैक होता है, तो वो आपकी साल-हर-साल आपकी डाइटरी हैबिट्स को बता रहा होता है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या थीं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरी आके एकदम से ब्लॉक हो गई। चिकनाई जमती रही वहाँ पे और आखिरकार वो आर्टरी ब्लॉक हो गई और खून वहाँ पे जाना रुक गया। जब आर्टरी ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक हो गया। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करें। अच्छा, ये तो हमारी ईमेल्स थी। अब हम अपनी बात को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं बात को कि हम फ्रूट्स की बात कर रहे थे कि फ्रूट्स आपको कंज्यूम करना है और फ्रूट जो है उसके अंदर पोटाशियम होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, वो आपको लेना है। आपकी रोटी भी बंद नहीं हुई, आपके फ्रूट्स भी बंद नहीं हुए, आपकी वेजिटेबल्स भी बंद नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ जिसको मेरे ख़्याल में मुझे यहाँ ऐड कर देना चाहिए और वो है आपका दूध। दूध की कंज़म्पशन जो है वो अगेन इस बात पे डिपेंड करती है कि कहीं आप ओबीस तो नहीं हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आप दूध का इस्तेमाल कम करें और उसकी जगह आप दही का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन दही को आप दोपहर तक इस्तेमाल कर लीजिए, रात में दही का इस्तेमाल ना कीजिए। तो ये हमारा सारा प्लेटर था पूरा कंप्लीट, जो हमने डैश डाइट डिस्कस करी। और ये डैश डाइट जो है ये हमारी हाइपरटेंसिव लोगों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई है कि किस तरीके से हाइपरटेंसिव लोग जो हैं इस डाइट को फॉलो करते हुए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और आगे आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी वक्त 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान बुध के दिन हम एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।